अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आप सबकी जिंदगियों में अपना अपना क्राइसिस होगा, चैलेंज होगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस और चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का है। रोज ही मेरा ये प्रॉब्लम है। कुछ आपकी कंप्लेन भी होती है कि टाइम पे नहीं मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया। मैं अमेरिका के हिसाब से सुबह पूरे 7 बजे का उठा हुआ हूँ। इस वक्त पौने 12 हो गए हैं और पिछले मैंने सिर्फ पानी पिया है। कॉफी भी मैंने हाथ नहीं लगाया। आपको पता है, होटल में जब आप ठहरे हो तो 7 से 10:30 या 11 बजे के दरमियान में मैक्सिमम 10:30 तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट भी चला गया, कॉफी भी चली गई। लेकिन जो डेवलपमेंट्स मैं देख रहा इंटरनेशनल, जिन पे मैं बात करने लगा हूँ, आई वॉज जस्ट रिवेटेड विद दीज। इतनी इंटरेस्टिंग नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल डेवलपमेंट्स और पोजिशंस हैं, जिनको मैं कमेंट करूंगा। फॉर इंस्टेंस, जो कोरोनेशन हुई है किंग चार्ल्स थ्री की, और उसके ऊपर जो रिएक्शन है, जिस तरह से इस्लामाबाद की पुलिस इमरान खान को 10 और 11 मई को दहशतगर्दी के केसों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जीआईटी टीम्स इमरान खान को बुला रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं जाके कोरोनेशन सेरेमनी में अपने ही खानदान के साथ बकिंगम पैलेस के अंदर जाके, बिलावल भुट्टो की जो परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान के अंदर, वो किस किस्म की है, उस पर जो बहस हो रही है, उसमें क्या कमजोरियां हैं या उसको कैसे देखा जा सकता है। और फिर इमरान खान इस वक्त जो रैली निकाल रहे हैं, जो रैली निकाली है, जो इस वक्त तब तकरीबन खत्म हो रही है, लाहौर के अंदर, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो तमाम चीजों को मैं देख रहा था, पानी पीता रहा हूँ, बिल्कुल पूरे 4 घंटे इसी में गुजर गए। बट लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी ही अपनी जगह बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटे से एक पेंडिंग डिबेट चल रही है, जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आप में से बहुत से लोगों ने उस पर कॉमेंट किए। बिलावल जरदारी भुट्टो, चूंकि वो इंसिस्ट करते हैं कि भुट्टो नाम उनके साथ लगना चाहिए, वैसे असूली तौर पे लगना नहीं चाहिए था। जो कन्वेंशन और ट्रेंड है कि बिलावल जरदारी ही उनका नाम होना चाहिए, लेकिन बिलावल जरदारी भुट्टो की जो परफॉर्मेंस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जिनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर के मुकाबले में किस किस्म की रही। लुकिंग एट ऑल दी एविडेंस, जो बिलावल के बारे में कमेंट इंडियन पेपर्स में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, ज़ाहिर है इतना वक्त मुझे इसीलिए लगा, मैंने सारी चीज़ें देखी। एस जयशंकर ने क्या कहा, बिलावल ने क्या कहा, इंडियन मीडिया ने उसको कैसे कवर किया, अखबारात ने, वीलॉगर्स ने कैसे उसको कवर किया। बिलावल्स परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन वेरी बैड। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बिलावल ने, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो बिलावल के मुकाबले में बेतहाशा एक्सपीरियंस है, प्रॉब्ली पता नहीं 70 बरस उनकी उम्र होगी जब बिलावल पैदा हुआ है। कहा जाता है 1988, 89, 90 में बिलावल की बर्थ हुई है। तो उस वक्त तो ऑलरेडी जयशंकर जो है वो एक सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, और जयशंकर की पाकिस्तान में भी बड़ी तारीफ की जाती है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी बहुत दफा तारीफ कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान में वैसे भी इसकी बड़ी ओपन माइंडेडनेस पाई जाती है। पाकिस्तान में वो कीना और वो बुग़्ज़ नहीं है हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हवाले से पाया जाता है। हमने इस वीलॉग के अंदर अपने प्लेटफॉर्म्स में, ट्विटर में, बारहा सुब्रमण्यम जयशंकर के इंटेलेक्ट की, उनकी नॉलेज की, जिस तरह से वो डिफाइंड पोजीशन उन्होंने ली वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में, जिस तरह से वो बोलते रहे यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर्स में, तो हमेशा उनकी तारीफ की, उनको सराहा है। लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर लॉस्ट द प्लॉट विज़ विज़ बिलावल। ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन को देख के कि बिलावल गॉट अंडर द स्किन ऑफ द इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। और सबसे पहला आप उसमें पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि हिंदुस्तान होस्ट कंट्री है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इस फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट मीटिंग का। लेकिन जो तमाम डेकोरम है, जो तमीज है, जो आदाब है, जो कन्वेंशन है एक होस्ट होने का, उसको बिल्कुल सुब्रमण्यम जो है, जयशंकर जो है, वो उसको बालाए ताक रखते हैं, पेलिस्टिक हो जाते हैं, बिलावल के ऊपर वो हमले करते हैं। जिस किस्म की लैंग्वेज, टोन और टेनर उन्होंने यहाँ पर इख्तियार किया, वो बिल्कुल एक होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को, जो इतना एक्सपीरियंस, इतना जहांदीदा, इतना रिस्पेक्टेड है, उसको सूट नहीं करता था। सो दैट क्लियरली शोज that Bilawal Zardari Bhutto got under the skin of एस जयशंकर, और एस जयशंकर को उन्होंने अनर्व कर दिया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहली दफा एक तरह से डिफेंसिव पे नजर आई है, जो खेल खेली है बिलावल ने। बट बेसिकली बिलावल वाज ओनली रीडिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। बिलावल ने हिंदुस्तान में जाके जो कुछ कहा है, हिंदुस्तान से वापस आके जो कुछ कहा है,
ہندوستان کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے, جو پاکستان کے فورن آفس نے بلاول کو اسکرپٹ دیا ہوا تھا, یا بلاول کو انہوں نے ایک تیاری کروائی ہوئی تھی, ڈکٹیشن دی ہوئی تھی بلاول کی کہ آپ نے یہ پوزیشن لینی ہے. بلاول لائک اے لوئل سولجر, لائک اے اینڈرائڈ سولجر ہیز اسٹک ٹو ہز گن. بلاول نے کہیں ذاتی حملے نہیں کیے, بلاول نے کہیں بری زبان کا اختیار نہیں کیا, بلاول نے کہیں کوئی بہت زیادہ جذبات نہیں دکھائے. سو بلاول ہیز مینجڈ ٹو پلے دا گیم ویری ویل. اور جو گیم یہاں پہ تھی وہ فورن آفس کی 3 چیزیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں اس بلٹ پوائنٹ سے آپ دیکھیں. ایک یہ ہے کہ ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئرس کو یا ہندوستان کو ٹیررزم کو ویپنائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ٹرم یوز کی ہے کہ ڈونٹ ویپنائز ٹیررزم ان ڈپلومیٹک پارلنس, یعنی ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے اندر اور خارجہ تعلقات کے اندر آپ نے جس طرح سے دہشت گردی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور بیسکلی ویسے بھی ہندوستان نے گزشتہ تقریباً 25-30 برس سے دہشت گردی کو, خاص کر کے 9/11 کے بعد انہوں نے اس کو بہت کامیابی سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. لیکن اب یہ 23rd ایئر ہے اور اس میں اب ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو سوچنے کی ضرورت تھی کہ ایک چیز آؤٹ لیو ہو گئی ہے. تو پاکستان فورن آفس نے جو اپنا بلٹ پوائنٹ ڈالا تھا اس کو بلاول نے بہت ہی کامیابی سے وہاں پر پریزنٹ کیا ہے. دوسرا پوائنٹ جو بلاول نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی, کہ میں تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنی, میں ان کا بیٹا ہوں, اور دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہے, ہم بھی دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں, جو اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان میں آپ کو فرق کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا اس کا جو بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس کا لگتا ہے گول ہی یہی تھا بلاول کو وہاں بھیجنے سے کہ وہ جو مغربی دنیا, خالی مغربی نہیں, ویسٹرن اینڈ نان ویسٹرن جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں, جس میں امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین, چین, رشیا, چونکہ یہ سب پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی میننگ فل اسٹیپ اٹھانے چاہیے ہندوستان کو انگیج کرنے کے لیے. اور ہندوستان کی جو دہائی ہے اور جو واویلا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں, تو پاکستان کے فورن آفس نے اپنے فورن منسٹر کو ہندوستان میں نامساعد حالات کے اندر ہاسٹائل سیٹ آف سرکمسٹانسز میں بھیج کے انہوں نے اپنی اڈوشسنس, اپنی بریوری, اپنی جرت, اپنی اسکل جو ہے یہاں پہ دکھائی ہے. اینڈ بلاول لائک اے اسکول بوائے ہیز اسٹک ٹو دا اسکرپٹ ویری ویل, اور اس نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کام کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے فورن آفس نے بلاول کو ہندوستان میں بھیجا ہے. اور انہوں نے میسج یہ دیا ہے باقی ساری دنیا کو, کیونکہ یہ سارے کنٹریز بھی جو ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے پتا ہے کہ چین, روس بھی یہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین تو کہتے ہی ہیں, لیکن چین, روس وغیرہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کو انگیج کریں, ٹون ڈاؤن کریں. تو پاکستان کے فورن منسٹر نے جا کے ہاسٹائل سیٹس آف سرکمسٹانسز میں, اور جتنی زیادہ ہاسٹیلٹی ایکسٹرنل افیئرس منسٹر جے شنکر نے ان کے خلاف کی ہے, اس سے اور زیادہ جو ہے بلاول اور پاکستان فورن آفس کا جو مقصد تھا وہ کھل کے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم انریزنبل نہیں ہیں. انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, یہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اب ایس جے شنکر کا کیا مسئلہ نظر آتا ہے؟ ایس جے شنکر کا مسئلہ نظر آتا ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل کیریکٹر تو ہے بھی نہیں, وہ تو بیسکلی ایک نان پولیٹیکل ٹیکنوکریٹک اپوائنٹی ہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی کے آر ایس ایس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کوئی نیسیسریلی ایڈیولوجیکل آر ایس ایس نہیں ہے. اور چونکہ بلاول نے دسمبر 2022 کے اندر خاصے جملے کسے تھے گجرات کا دی بچر آف گجرات کے نام سے نریندر مودی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ ایس جے شنکر کے اوپر پارٹی کا یا نریندر مودی کا, یا ہو سکتا ہے نریندر مودی نے خود نہ کہا, وہ بڑے آدمی ہیں, انہوں نے خود نہیں کہا ہوگا, لیکن ایک پریشر جو ہے وہ لگتا ہے کہ ایس جے شنکر کے اوپر بہت تھا کہ میں نے ایک بڑی سخت سٹینڈ لینی ہے. جو چوائسر ورڈز کی ہیں سبرامنیم جے شنکر جیسے ایکسپیرینس نے, وہ بھی ٹوٹلی لاس دا پلاٹ. مطلب وہ جو ان کا 20 سال پرانا پلاٹ ہے کہ پاکستان مسٹ اینڈ ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن, اس کو وہ دہراتے رہے ہیں, اس میں کوئی فلیکسیبلٹی, لچک, کوئی چینج آف لینگویج جو ہے وہ بالکل نہیں لا سکے. تو اس لحاظ سے کوئی بہت اچھے پوائنٹس ان کے نہیں بنتے. ابھی فار انسٹنس اسی ایک جملے کو دیکھ لیں بفور آئی موو فارورڈ فرام دس, کہ جو وہ انہوں نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کا جو ویڈیو پہ بہت چلی ہے واٹس ایپ کے اوپر, کہ وہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے جہاں وہ بلاول کو کنڈیم کرتے ہیں, جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے 5 جو جوان ہیں, سولجرز ہیں, ان کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا. اگر ان کی لینگویج یہ ہوتی کہ پاکستان کا فورن منسٹر ہمیں آ کے یہاں لیکچر دے رہا ہے کہ دہشت گردی کو ٹول نہ بنائیں, اس کو ویپنائز نہ کریں, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی بات میں وزن تو تب ہوتا, اس میں کوئی کریڈیبلٹی یا صداقت
اور सिंसियरिटी तब होती अगर हमारे ये जो सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ है 5, जिसमें हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए हैं, ये वाकया ना होता। तो थोड़ी सी एस सुब्रमण्यम जयशंकर की जो आर्गुमेंट है उसके अंदर कोई थोड़ी सी जान होती तो हिंदुस्तान hasn't really played very well. Pakistan Foreign Office has played very well. Now coming to it, of course, Bilawal is a very contentious Pakistani leader. जरदारी साहब ने एक प्लॉट और एक प्लान, साजिश कह रहे हैं, उसको बनाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान के सारे डिप्लोमेटिक मिशन अमेरिका से लेके यूरोप तक जगह जगह लोगों को कन्विंस करते फिर रहे हैं। वहाँ की जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर मुल्क में लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं मिशन के, कि बिलावल जो हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। बिलावल बड़ा हैंडसम है, बड़ी अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, बेनज़ीर का बेटा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको हमने गलती से फांसी दे दी थी उसका ये नवासा है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो साजिश जरदारी साहब की ख्वाहिश की खातर, और उसमें शायद है कि जनरल बाजवा की भी बड़ी थिंकिंग थी, अब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने भी अभी तक इसको प्लॉट को ओन किया हुआ है। ये प्लॉट बड़ा फिसली किस्म का फजूल प्लॉट है। बिलावल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बिलावल हैज नो सपोर्ट इन पंजाब, इन खैबर पख्तूनख्वा, इन आज़ाद कश्मीर, इन गिलगित बल्तिस्तान, इन बलूचिस्तान, इन कराची, और सिंध के अंदर जितनी एक सपोर्ट है वो भी कोई एलिटिस्ट किस्म की सपोर्ट ही होने लगी है। अगर सिंध में भी कोई रेफरेंडम जेन्युइन करवाएं तो शायद बिलावल और बिलावल के अब्बा को अब वहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट ना हो। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस तो बेचारा मजलूम है इस किस्म के मामलात में, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो अगर ऐसा प्लॉट या साजिश है जो कि लग रहा है, तो ये बड़ा ही घटिया किस्म का प्लॉट है, और इससे उनको इसको रिवीजन और रिव्यू करने की जरूरत है। अब हैविंग सेड दिस, एक पॉइंट और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, और वो ये है कि जो हाइब्रिड रजीम आया है, जो मखलूत रजीम है इस वक्त, जिसमें पीपीपी और पीएमएलएन के मेन धड़े हैं, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने वाइजली एंड इंटेलिजेंटली एंड सगैशियसली कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपीपी ने ली ही नहीं है जिसका मलबा और गंद उनके ऊपर आके पड़े। उन्होंने वो पोजीशन पकड़ी है जहां से इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो है एस्टैब्लिश हो रही है बिलावल की, पीपीपी की। यानी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी पीपीपी का है, उसकी स्टेट मिनिस्टर है ना जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है वो भी पीपीपी की है, और दोनों मिलकर अपनी वेव्स क्रिएट करते हैं, दोनों इंटरनेशनल ओपिनियन को एंगेज करते हैं। तो जरदारी साहब का क्लियरली प्लॉट ये है कि उनको जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, इंटरनेशनल जो एक डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इम्प्रेस अपॉन करना है, उनको सपोर्ट चाहिए वाशिंगटन में, लंदन में, ब्रसल्स के अंदर, रशिया से आगे पीछे। तो वो उस काम पे लगे हुए हैं, और वो उनका मंसूबा खासा लगता है कि कामयाबी से अपनी मराहल जो है वो तय कर रहा है। एंड रिजल्ट उसका क्या होता है, ज्यूरी इज आउट ऑन दिस। ऑन द अदर हैंड, इस डील के नतीजे में जो हुकूमत बनी ऑन अप्रैल 10, 2022, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का, जिसमें इंटीरियर पीएमएलएन का, जिसमें लॉ मिनिस्टर पीएमएलएन का, जिसमें फाइनेंस एंड ट्रेजरी पीएमएलएन की, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीएमएलएन का, दिस हैज प्रूव्ड टू बी अ वेरी बैड डील फॉर पीएमएलएन, whereas it looks like that PPP and Asif Ali Zardari and Bilawal for the time being have a future in Pakistani politics. ऐसा लगता है कि पीएमएलएन की सियासत का तकरीबन जनाजा निकल चुका है। ये और बात है कि अभी भी लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उनके साथ जो बहुत से लोग हैं, ये सोचते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से या बकिंगम पैलेस की तस्वीरें खिंचवा के या कुछ और करके हम अपनी जो इंपीरियल डिनेस्टी है, हमारा जो एक शाही खानदान है, हम उसको रिसरेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये रिसरेक्शन जो है ये मुश्किल होती चली जा रही है, बावजूद इसके कि इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को भी तैयार किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने बगावत का माहौल भी खड़ा किया हुआ है, ये हर किस्म की गुंडागर्दी करने पे उतरे हुए हैं। इनका ये गुमान है कि आर्मी चीफ इनका है, ज़ाहिर अपॉइंटमेंट जो की है उनकी, और एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है। लेकिन बावजूद इस तमाम चीज़ के, इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो इनका सिस्टम ऑफ पावर है, इस पे इस किस्म की दरारें पड़ रही हैं, इस किस्म का प्रेशर पड़ रहा है कि ये मुझे नहीं लगता कि जो इनका ख्वाब है रीसर्च करके अगले 5 साल तक हुकूमत करने का, ये पूरा हो सकेगा। बिकॉज यही इनका ख्वाब है, इनका सारा ख्वाब ये है कि हम इस सारे प्रोसेस को ऐसे मैनेज करें, जिसका मजीद जिक्र करने लगा हूं, जिसके नतीजे में हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर इतना एक कम से कम कंट्रोल हासिल कर लें कि हम ये परसेप्शन पैदा कर दें कि एक हमने इलेक्शन कराया और उस इलेक्शन के नतीजे में हम दोबारा इलेक्ट होकर आगे हैं एक मखलूत सेटअप में, जिसमें पीपल्स पार्टी इनके साथ होगी, मौलाना इनके साथ होंगे, और पीटीआई को ऑपोजिशन बना के ये लाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट देयर गेम प्लान इज। मुझे नहीं लगता कि ये गेम प्लान में
कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक सिविल सर्वेंट के जहन से देखें, एक सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जहन से देखें, तो ये बड़े कामयाब है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कामयाबी इनको मिल पाएगी. सो मूविंग फ्रॉम बिलावल, नेक्स्ट थिंग बिफोर आई कम टू द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, क्योंकि बात हमने रिसरेक्शन की करी दी है, जहां एक बादशाहत जो है, शरीफ खानदान की बादशाहत अपने आप को रिसरेक्ट करना चाहती है, अपने आप को रेनोवेट करना चाहते हैं, दोबारा अपने आप को पावर में ला के 5 साल पाकिस्तान पे हुकूमत, या शायद पता नहीं 15-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं, ख्वाब तो किसी किस्म के हैं. तो आप इसमें फिर जो कोरोनेशन हुई है बरतानिया के अंदर किंग चार्ल्स थर्ड की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कोरोनेशन तो इतनी डल है, अगर आप उसको देखें, पता नहीं क्या कहत पड़ा, क्या जुल्म हुआ पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे, क्या अजाब इन पे नाजल हुआ, कहाँ से इनको ये हुक्म आया, कहाँ इनको लगा कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि इतना जो डल ड्रैप किस्म का सीन है, जिसमें लोगों ने कोट उठाए हुए हैं, ये लड़की आगे चल रही है, पीछे बोर मरी हुई शक्लों के लोग जो है वो पीछे चल रहे हैं, उसको इन्होंने इतना ज्यादा लंबा दिखाया है, जबकि कहने में हमने आजादी हासिल की थी अंग्रेजों से. लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ है इस पूरे कोरोनेशन में, वो नॉट माय किंग, वो जो मूवमेंट है, जो रिपब्लिक्स जो अपने आप को कहती है, एक मूवमेंट जो अपने आप को रिपब्लिक कहती है, जो कहते हैं कि बरतानिया को एक रिपब्लिक होना चाहिए, जो बेसिकली एंटी मोनार्किस्ट हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो सभा है, नॉट माय किंग, नॉट माय किंग, वो इसका सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट है. उनका गोल ये है कि किंग चार्ल्स थर्ड जो है, ही शुड बी द लास्ट मोनार्क एंड किंग, और उसके बाद ब्रिटेन को खत्म होना चाहिए, इसकी मोनार्की को, और इसको रिपब्लिक बनना चाहिए. लुकिंग एट द फैक्ट कि क्वीन, जो मदर क्वीन जिनकी डेथ हुई है चार्ल्स की, वो 96 ईयर्स तक रही, और अगर चार्ल्स ऑल्सो हैज हिज जीन्स एंड हिज डीएनए एंड द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हो सकता है कि चार्ल्स भी 94-95 ईयर्स तक रहें. तो इसका मतलब है कि क्वाइट पॉसिबल ये है कि विलियम शायद बादशाह ना बन सके, और केट रह जाए बेचारी, वो भी क्वीन ना बन सके, क्योंकि इस वक्त बरतानिया के अंदर जो एंटी मोनार्की फीलिंग है, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है. जो पुराने बूढ़ी जनरेशन है, 50 साल से ज्यादा उम्र की, जिनकी उम्रें ज्यादा हैं, उनमें अभी भी मोनार्की की रिस्पेक्ट और इज्जत वगैरह जो है वो पाई जाती है, और हजारों लोग जो हैं वो बड़े ईगरली देख भी रहे थे इस पूरे तमाशे को. लेकिन जो 64% ऑफ जो सर्वे शो करते हैं, सर्वे वहां पे जेन्युइन होते हैं, ये 64% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कोरोनेशन में इंटरेस्टेड नहीं थी. और जब आप इसको यंगर एज में देखते हैं, अंडर द एज ऑफ 25, तो 75% ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन जो है उसको कोरोनेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड दे थिंक कि मोनार्की टाइम जो है वो ओवर हो चुका है. यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें कि ये किंग चार्ल्स थर्ड है. जो किंग चार्ल्स वन था, उसको 1649 के अंदर बीहेड कर दिया गया था, जब पहली दफा रिपब्लिकन्स ने और पार्लियामेंट ने बगावत की बादशाह के खिलाफ. जब आप क्रॉमवेल का नाम सुनते हैं, जो लॉर्ड चांसलर बना था, जिसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है, लेकिन फिर उसके बाद एक रिसरेक्शन हुई. आई थिंक 1661 में चार्ल्स सेकंड केम बैक टू द पावर, एंड देन ही किल्ड एंड ही बीहेडेड ऑल द एंटी मोनार्किस्ट. लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोनार्की जो है वो कमजोर हो गई, और अब तो खैर है मोनार्की बिल्कुल सिंबॉलिक है, खर्चा करवा रही है ब्रिटिश टैक्स पेयर्स का. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मोनार्किस्ट हैं, शरीफ खानदान, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये सब मोनार्किस्ट हैं जो खानदानों की गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हैं. ये सोच रहे हैं कि इस बदनसीब मुल्क के अंदर हम अपने आप को परपेचुएट करते चले जाएंगे, रिसरेक्ट करते चले जाएंगे. मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इनका भी वक्त पूरा हो गया है, ये बहुत देर तक रिसरेक्ट अपने आप को नहीं कर सकते. बाकी ये सब आप लोगों की हिम्मत और इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आप नैरेटिव कैसे शेप करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, कि ये जो बदबूदार नमूने हैं तारीख के मरे हुए हिस्से के, इनको अब वापस जाना चाहिए. और ये आपके अखबारात का, एडिटोरियल लिखने वालों की बहुत बड़ी कमजोरी है, उनका एक कॉम्प्रोमाइज है, उनकी मुनाफकत है कि वो खुल के इस इशू को, कि पाकिस्तान के अंदर ये बादशाहत जो है डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, इसे खत्म होना चाहिए. तो ये तो मोनार्की के हवाले से बात होगी. कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने जो थ्रेट लगाई हुई है, धमकी लगाई हुई है चीफ जस्टिस ने, कि हम एक मौजूद सूटेबल ऑर्डर करेंगे. ऑर्डर तो भी नहीं आया, वो कि तमाम अखबारात ने उसके हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरीज जो हैं वो लिखी हैं. उसमें चीफ जस्टिस ने ये भी एक चीज छोड़ दी है, शोशा, कि हमें अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी, बिकॉज जिस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी उस वक्त नौजवान ऑफिसर्स की शहादतों की खबरें आई, तो उन्होंने कहा कि अगर वो राह हक में अपनी जानें दे सकते हैं, तो हमें भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए. चीफ जस्टिस और जज साहिबान क्या कुर्बानी देंगे कॉन्स्टिट्यूशन की खातर, पाकिस्तान की खातर? यानी उनको लग रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन वो लिखेंगे जिसके बाद वो गिरफ्तार हो जाएंगे, नजरबंद हो जाएंगे, उनकी जिंदगी को खतरा होगा. दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब वाला
कैरेक्टर प्रोफाइल वैसे उमर अता बंदियाल साहब की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की नहीं है, बिकॉज इफ्तिखार चौधरी ने तो डिसीजन लिखा था और गिरफ्तार हो गए थे ऑन 3 नवंबर 2007। वो और उनके साथ 7 मेंबर पूरा बेंच जो था वो सारा ही गिरफ्तार और डिटेन हो गया था, लेकिन उनके ऑर्डर की पावर पे बाद में वापस आई थी। तो अब क्या ऑर्डर लिखेंगे? अपने तौर पे तो पीडीएम ने और इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पूरे सुप्रीम कोर्ट के बांधे हुए हैं और वो मसलसल अपने प्लान पे चल रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिखना है, वो डिसीजन हैज टू बी, एक तो उसको जल्दी आना चाहिए, क्योंकि टाइम तो बड़ा ज़ाया किया है चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कोई हल निकालें, हल तो कोई निकल नहीं रहा। तो ऑर्डर जो है इट हैज़ टू बी वेरी, कोई बहुत ही सोचा समझा, बहुत इंटेलिजेंट ऑर्डर होगा, बिकॉज चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑल्सो लुक टुवर्ड द लेगेसी, they also want to protect the Supreme Court, they also want to preserve the Constitution, उसको भी बचाना चाह रहे हैं और वो किसी बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। वो कोई महज, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई ऐसा एकेडमिक किस्म का ऑर्डर नहीं लिखना चाह रहे जो बाद में 20 साल के बाद लोग उसको किसी यूनिवर्सिटी में या लॉ स्कूल के अंदर पढ़ें। वो कोई ऐसा ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कोई पॉजिटिव असर जो है मुरतब कर सके। तो वो ऑर्डर क्या होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। सो लेट्स मूव टू द रियल थिंग कि जो अब इस वक्त रैली जो इख्तिताम पजीर हो रही है लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर, जिसमें तहरीक इंसाफ निकली है, इमरान खान खुद निकले हैं लाहौर के अंदर और लक्ष्मी चौक तक आए हैं जमान पार्क से, जहां उन्होंने इनके फॉरेन ट्रिप्स जो हैं शहबाज शरीफ और बिलावल के, उसको क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे डेलीगेशन लेके जाते हैं। जब इमरान खान आए थे जनरल असेंबली के लिए या अमेरिका व्हाइट हाउस में आए थे, तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक रीत डाली थी कि बहुत ही छोटा वो डेलीगेशन लेके आए थे। मेरा ख्याल है एक ट्रिप में तो वो किसी होटल में ठहरने के बजाय पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर ठहरे थे, जिसके बाय द वे कमरे वैसे होटलों से कम नहीं होने लगे, लेकिन तो उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन जो ये रैली थी दैट वाज टू बेसिकली ब्रिंग सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और उसमें लोग जो हैं वो निकले और हजारों की तादाद में लोग निकले, तो उसकी वीडियो फुटेज से एहसास होता है इसका कितना मॉरल इफेक्ट होगा। बेसिकली रैली से ना सिर्फ हुकूमत को, पीडीएम को, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज दिया गया कि देखें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अब चूंकि बेहसी पाकिस्तान में बड़ी है, सो वी डोंट नो कि किस हद तक मैसेज जो है वो रिसीव होता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, 10 तारीख को 2 केसेस में जेआईटी पुलिस की इस्लामाबाद ने इमरान खान को तलब किया है, 11 तारीख को दोबारा तलब किया है 2 मजीद केसेस के अंदर। जहन में ये भी रखें कि 10 तारीख को तोशा खाने के एक केस के अंदर एक इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की इंडाइटमेंट, इन्हें फर्द जुर्म भी करनी है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यानी दहशत गर्दी के जो टर्म और अल्फाज और इस्तिलाह और जो माना है उसको पाकिस्तान में इतना तोड़ फोड़ दिया गया है कि अब इसके ऊपर क्या हम, मतलब यानी शर्म आती है इसके ऊपर कुछ कहते हुए। मैंने आपको कई दफ़ा बताया वीलॉग्स में कि जो जो वेस्टर्न पुलिस सर्विसेज हैं, जब कहीं हमला होता है जिसमें कुछ लोग मर जाते हैं, तो आपने अक्सर एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि पुलिस इज ट्राइंग टू डिटरमिन इफ दिस वाज अ टेररिज्म अटैक। मकसद उनका ये होता है कि वो देखना चाहते हैं, और फिर मुसलमानों की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल होता है, बिकॉज मुसलमान कहते हैं कि किसी क्रिश्चियन ने अगर कोई चीज़ कर दी है तो खुल के क्यों नहीं कहते हो कि ये भी एक्ट ऑफ दहशत गर्दी था। तो वहां पे जो हमारी कोशिश होती है कि जहां पे इंसानी जान का नुकसान हुआ या खौफ व हरास हुआ, पैदा हुआ, उसको दहशत गर्दी करार दिया जाए। लेकिन अमेरिकन या वेस्टर्न जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, उनकी बेसिक गोल ये होता है कि आपने ये डिटर्मिन करना है कि जिस शख्स ने ये खौफ व हरास का वायलेंट एक्ट किया है, ये एक लोन सिंगल बंदा था, पागल था, क्रेजी था, या इसके पीछे कोई एक नेटवर्क था, इसके पीछे किसी किस्म की कोई सियासी हिकमत अमली, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कोई आइडियोलॉजी थी। वो ये डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ उल्टी चीज हो रही है। हमारे यहाँ एक प्लॉट और एक प्लान खुल्लम खुल्ला लगता है कि प्लॉट और प्लान से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। दूर से नजर आता है, अंधे काने को भी नजर आता है कि प्लॉट था, प्लान था, उसको हमने लोन गनमैन में कन्वर्ट कर दिया है, सुभान अल्लाह। और इमरान खान के ऊपर जो दहशत गर्दी के अभी केस में वो जाएंगे जेआईटी के लिए 10 और 11 तारीख को, वो इस हवाले से है कि इमरान खान ने दहशत गर्दी की। कहाँ पे? इस्लामाबाद जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के बाहर। कहाँ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो अल्फाज यकीन तौर पे अपने माना खो चुके हैं और ये हमने बड़ी ज्यादती की है इन पूरी टर्म्स के साथ, जब हमने लफ्ज टेररिज्म की तमाम तर जो एक इंतहाई सीरियस अहमियत है लफ्ज टेररिज्म, दहशत गर्दी की, उसको हमने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है। Who in his right mind would accept कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की है, या असद उमर या प्रेसिडेंट अलवी या बहुत से और लोग जो हैं वो दहशत करते हैं। अब इसमें एक सिर्फ पॉइंट और है, वो जरा इसमें गौर कर लें कि जब हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान मस्ट एंड टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, तो ये तो बेसिकली हम उनका ही केस एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमारा तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बेचारा
दिन रात। हमारा प्रेसिडेंट भी दहशत गर्द है, हमारा असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर था पहले प्लानिंग, वो भी दहशत गर्द है। हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको दुनिया इतनी इंपॉर्टेंस देती है, मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा वो लीडर, वो भी दहशत गर्द है। और बाकी सारे जिन पे दहशत गर्द के केस है, मेरे ख्याल इस वक्त 1000 के करीब लोग होंगे जिनके ऊपर पिछले 1 साल में इन्होंने दहशत गर्दी के केस बनाए। डॉक्टर शहबाज गिल पे भी मेरा ख्याल बनाया हुआ था, मेरा ख्याल है इमरान रियाज पे भी कोई ऐसा ही केस बनाया हुआ था, अरशद शरीफ मरहूम शहीद अरशद शरीफ के ऊपर भी ऐसा केस बनाया हुआ था। तो ये दे हैव जस्ट आई मीन डिस्ट्रॉयड लफ्ज मीनिंग, अल्फाज की तरफ डिस्ट्रॉय कर दिए। पर लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।